अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा एमडी कैट फिज़िक्स का पहला चैप्टर है फोर्स एंड मोशन। तो इसके टॉप स्कोर थे सऊद एंड तहा। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। अगर अभी तक आपने क्विज सॉल्व नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएं, क्विज सॉल्व करें एंड लेट्स सी इफ़ यू कैन बीट दोस गाइस। सो इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air and it requires 3 seconds to reach its maximum height. Its initial velocity is, तो वो कह रहे कि बॉल को स्ट्रेट हिट किया, 3 सेकंड लगे उससे अपनी टॉप पोजीशन पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हुए, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ। हमारे पास केस इस तरह का है कि ये हमारे पास बॉल है जिसको हमने हिट किया और ये जाती है अपनी टॉप पोजीशन तक, और वहाँ पे इसकी वेलोसिटी vf0 हो जाती है। तो हमसे वो इनिशियल वेलोसिटी मांग रहा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जी। हम आम तौर पे जो मोर प्रिसाइज वैल्यू है वो 9.81 है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली इसको 10 लेंगे। ये वैल्यूज़ हमारे पास जी भी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। सॉरी, हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ नोन है सिवाय वी आई के। इस इक्वेशन को री अरेंज करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा वी आई इज इक्वल्स टू 30, लेकिन 30 यहाँ पे ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने 10 ली थी, लेकिन यहाँ पे उसके करीब तरीन वैल्यू हमें ये मिल रही है, इसके अलावा 30 के करीब कोई वैल्यू है नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनता है चार्ली। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। कीवर्ड यूज़ हो रहा है नॉट वैलिड इन अ सिस्टम विच इज़। तो किस सिस्टम में वैलिड नहीं होंगे? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो क्या वो वैलिड नहीं होंगे? नहीं होंगे। उसके बाद एट रेस्ट हो या एट मोशन, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैलिड होंगे। आइसोलेटेड सिस्टम हो तो हम आइसोलेटेड सिस्टम्स ही लेते हैं, तो इसके लिए भी वैलिड होंगे। नॉन इनर्शियल, इसके लिए वैलिड नहीं होंगे। बेसिकली यानी कि नॉन इनर्शियल जहाँ पे आप मैथ से आपका लेना देना नहीं है, तो मैथ से आपका लेना देना है बेसिक जो आपके पास न्यूटोनियन लॉज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डेल्टा। When the projectile reaches its highest point in trajectory, the vertical component of its velocity become. So वो कह रहा है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। अब ये प्रोजेक्टाइल जाके रीच कर रहा है यहाँ पे, ये इसकी ट्रैजेक्टरी होगी। अब इस ट्रैजेक्टरी में बेसिकली जब वो स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक वी एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब थ्रू आउट दिस प्रोजेक्टाइल जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो चेंज होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो उतने का उतना ही रहेगा। पहले स्टेप पे हॉरिजॉन्टल उतना ही रहा, वर्टिकल थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद वर्टिकल और कम हुआ, हॉरिजॉन्टल उतना ही रहा। टॉप पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। ऐसे ही फिर उसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, स्मॉलेस्ट होता तो स्मॉलेस्ट यानी कि ज़ीरो ही कह रहा है, तो स्मॉल नहीं। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा मौजूद है, बाकी मैक्सिमम तो बिल्कुल भी नहीं होता। डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। सी क्या चीज़ है? बेसिकली सी इस तरह है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट पे बेसिकली उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये बेसिकली सी ऑप्शन है, वी आई कॉज ऑफ थीटा उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल्स टू। तो ग्राफ्स के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे दूं। बेसिकली इस चैप्टर में वो तीन किस्म के ग्राफ्स की बात कर सकता है। दो आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं, तीसरा आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन वो इसी सीक्वेंस में आता है। पहला ग्राफ आता है आपके पास डी ग्राफ, दूसरा ग्राफ आपके पास आता है वी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा ग्राफ इसी सीक्वेंस में आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अब इसमें वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा, बात करेगा, एक एरिया की बात करेगा और एक आपसे स्लोप की बात करेगा। तो अगर आप डी ग्राफ यानी कि डी ग्राफ का स्लोप लो तो आपके पास आता है वी ग्राफ,
और अगर आप वी टी ग्राफ का स्लोप लो तो आपके पास आता है ए टी ग्राफ, और अगर आप ए टी ग्राफ का एरिया लो तो आपके पास आता है वापस वी टी ग्राफ, और अगर आप वी टी ग्राफ का एरिया लो तो आपके पास आता है डी टी ग्राफ। ठीक हो गया। अब स्लोप और एरिया आखिर में चीज़ें क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो स्लोप बेसिकली एक पॉइंट पे एक लाइन लो जो इस लाइन को उस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करो तो उस चीज़ को कहते हैं स्लोप। तो स्लोप आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो कि चेंज होती जा रही है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं स्लोप। ठीक हो गया। और स्लोप में एक और चीज़ याद रखना, अगर तो स्लोप इस तरह से हो यानी कि इंक्रीजिंग हो तो इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। अगर टोटली हॉरिजॉन्टल हो तो वहाँ पे स्लोप ज़ीरो होती है, और अगर डिक्रीजिंग हो तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमने एक कर्व की बात की, हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ की एक बात करते हैं कि आपके केस में कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी टी ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद वेलोसिटी ऐसे होगी। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप इसकी थ्रू आउट सेम रहेगी। अब स्लोप होगी क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्लोप हमारे पास होती है, ठीक है, वी टी ग्राफ आप याद रखना, वी टी ग्राफ की अगर मैं स्लोप लूँगा तो मेरे पास 80 यानी कि एक्सलेरेशन आनी चाहिए। तो खैर स्लोप हमारे पास होती है राइज ओवर रन। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इतनी डेप्थ में आपसे वैसे सवाल करेगा नहीं। तो खैर अब राइज क्या है, राइज है हमारे पास ये यानी कि डेल वी, और हमारे पास रन क्या है, ये इतना टाइम डेल टी। तो अगर हम डेल वी ओवर डेल टी लें तो वो हमारे पास एक्सलेरेशन ही आती है। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि स्लोप लेने से एक्सलेरेशन क्यों आ रही है और डी टी की स्लोप लेने से वी टी क्यों आता है। और इसी तरह ही अगर हम एरिया अंडर द कर्व लें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस टाइम इंटरवल से लेके इस टाइम इंटरवल तक इस ऑब्जेक्ट ने जो मूव कर रहा है इसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो वो बेसिकली ये एरिया होगा। तो ट्राइंगल आप इसका एरिया आपसे इस तरह सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइन शेप्स कहेगा तो उनका आप एरिया कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसी तरह ही वो कह रहा है द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, और टाइम एक्सिस के दरमियान जो एरिया है वो क्या होता है, तो वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है नहीं। अगर तो वो हमें कहता स्लोप की बात करता तो वो हम एक्सेलरेशन कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो एरिया अंडर द कर्व बात कर रहा है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अभी हमने पिछले एमसीक्यू में बात की कि वीटी ग्राफ की अगर हम स्लोप लें तो क्या होगी, तो स्लोप उसका बेसिकली एटी ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका डेल्टा एक्सेलरेशन। A force of 10 Newton acts on a body of mass 1 kg for 5 seconds to a distance of 10 meter. The rate of change of momentum is, अब यहाँ पे वो कह रहा है rate of change of momentum। अब ये डेल पी नहीं है, ये बेसिकली टी और डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, अब हमने एफएससी की बुक में पढ़ा है कि इम्पल्स, एक हमने चीज़ पढ़ी थी, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, अब बेसिकली ये जो एमसीक्यू है इसको करने का एक लंबा तरीका और एक बहुत छोटा तरीका है। तो अभी मैं आपको लंबा तरीका समझाऊंगा फिर छोटा तरीका समझाऊंगा। तो खैर हमारे पास फोर्स होती है, अच्छा हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फोर्स इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, अब वो हमसे यही पूछ रहा है इसलिए सारे आंसर्स भी अगर आप देखो तो वो न्यूटन में है, फोर्स में है। तो खैर अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सबसे पहले उसने फोर्स एक दी हुई है, इस फोर्स से हम उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उस एक्सेलरेशन से हम उसकी चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और उस चेंज इन वेलोसिटी से हम उसका चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हमारे पास फोर्स है, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब इस एक्सलेशन को यूज़ करते हुए हम निकालेंगे डेल वी, जो कि हमारा 50 आ जाएगी, और इसको हम यूज़ करके हम डेल पी निकाल लेंगे। तो डेल पी हमारे पास आ जाएगा, डेल पी हमारे पास आता है जी 50 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास डेल पी आ गया, सिंपली इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, जो कि हमारे पास आता है 10 न्यूटन। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये डिस्टेंस ने ऐसे ही एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। वो अक्सर इस तरह का एक्स्ट्रा डाटा भी आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि आपको कि यार ये चीज़ भी कहीं पे यूज़ होनी है, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो। अगर आपको अपने ऊपर श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई अमल दखल नहीं था, इसका इस्तेमाल ही नहीं था करना। अच्छा, हमारे पास आ गया 10 न्यूटन, तो इसका आंसर हमारे पास बनता है डेल्टा। लेकिन अब एक और चीज़ भी है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया डेल्टा। अब डेल्टा हमारे पास आया 10 न्यूटन, और अगर आप देखो उसने इनिशियली फोर्स दी थी, यही तो फोर्स थी जो कि इसका मोमेंटम चेंज कर रही है, तो उसने आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो ये था शॉर्ट तरीका के, यही 10 इसका आंसर है, लंबा तरीका ये जो अभी हमने किया है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ, तो वो कह रहा है जी कि हाइट किस एंगल पे मैक्सिमम होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल है, तो 45 पे तो हमें पता है कि उसकी रेंज मैक्सिमम होती है, लेकिन अगर हम उसे स्ट्रेट अप फेंकें तो क्या वो प्रोजेक्टाइल कंसीडर होगा? तो इसका जवाब है हाँ, वो कंसीडर होगा, और 90 इसका जवाब है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा हमारे पास है 90, लेकिन हम इसको फार्मूले के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई हम किस तरह से करेंगे? हमारे पास हाइट का फार्मूला है, इसमें हम अगर 90 डिग्री पुट करें, या हम एक और चीज़ देखें, इस हाइट को मैक्सिमम बनाने वाली चीज़ क्या है? वी आई उतना ही रहेगा, जी उतना ही रहेगा, थीटा चेंज करना है। तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू प्लग इन करें कि हमारे पास ये वाली टर्म मैक्सिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो खैर इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और मैक्सिमम ये कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि थीटा 90 पे इक्वल होता है हमारे पास 1 के। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ कुछ इंटरवल्स पे याद भी रखनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंटरवल्स हैं कि 0 पे, 30 पे, 45 पे, और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन 0 पे 0 होता है, जबकि कोस 1 होता है। साइन 30 पे 1/2 होता है, और कोस √3/2 होता है। और 45 पे ये दोनों सेम होते हैं, तो 1/√2 भी कह सकते हैं, √2 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। अब ये कैसे? आपकी बुक में बेसिकली ये लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कैसे होते हैं? 1/√2 हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं? तो अगर आप इस तरह मैथमेटिकली इनको सॉल्व करें तो ये 1/√2 भी हो जाते हैं। इसी तरह ही साइन जो है वो 60 पे √3/2 होता है, और कोस 1/2 होता है, और कोस 90 पे 0 होता है, और साइन 90 पे 1 होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा और आपको साइन और कोस इन वैल्यूज़ पे अक्सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ से हमारे पास आंसर आता है इसका डेल्टा। A baseball is thrown vertically upwards in air. It is its acceleration in the highest point is. तो वो कह रहा है जी कि एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जी होती है, तो सिंपली थ्रू आउट उसके कोर्स वो जी ही रहेगी। लेकिन वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है। जब वो जा रहा होता है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, तब वो वेलोसिटी अपवर्ड्स होती है, और जब वो वापस आ रहा होता है तो वो डाउनवर्ड्स होती है। लेकिन जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स ही रहेगी, और ये हमेशा जी ही रहेगी। तो इसका आंसर बनता है डेल्टा। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इसी कोर्स की अगर हम वीटी ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें, वीडियो को पॉज करो, अपनी मर्ज़ी की कोई भी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लो, और इसकी वीटी डायग्राम ड्रॉ करके देखो कि क्या आती है। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। तो खैर मैं ख़ुद भी बना देता हूँ। बेसिकली हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया। इनिशियली हमारे पास वी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगी,
और जो ये स्लोप है इसकी ये हमारे पास होगी जी के इक्वल होगी। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगी। विच करेक्ट रिलेशन बिटवीन एच एंड टी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, एच और टी का रिलेशनशिप गिवन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, तो वो हमने निकालना है। हमें एच का फार्मूला पता है, एच इक्वल होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, और टी हमारे पास होता है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा, अब फार्मूलाज आपको तकरीबन सारे ही फिज़िक्स के तकरीबन याद होने चाहिए, ठीक है, फिंगर टिप्स पे। अब इन दोनों में से हमने किसी एक को किसी एक की फॉर्म में लेके जाना है। अगर तो हम एच को लेके जाएं तो हमें स्क्वायर ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या फिर इस साइड पे हम स्क्वायर कर लें और इसको उस फॉर्म में ले जाएं, टी को एच की फॉर्म में ले जाएं। तो स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर रूट लेना, तो हम टी का स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो एक स्क्वायर 2 का होगा, ऊपर 3 टर्म्स हैं, वी आई है और साइन थीटा पूरी एक टर्म है और नीचे जी है। तो जो हम सब का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल जो है 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर। और अगर हम इस फॉर्म, अब इस फॉर्म को हमने इस एच की फॉर्म में लेके जाना है, तो वी आई हमारे पास है वो हमने अलग से लिख लिया, वी आई स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा भी है इधर, वो भी हमने अलग से लिया डिवाइड बाय जी। अब रह जाता है हमारे पास 2 जो कि नहीं है। अब 2 नीचे, यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़े, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पे एच की पूरी फॉर्म बन गई और ये 8/g हो जाएगा। तो हमारे पास टी स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एच को, तो हमारे पास 8/g एच आ जाएगा, और इसको रीअरेंज करेंगे तो एच की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर जी डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है बीटा, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। A runner runs 100 meter in 10 seconds, then turns around and jog 50 meter back towards the starting point in 30 seconds. What is the average speed and average velocity in meter per second? तो वो कह रहा है कि जी 100 मीटर वो एक डायरेक्शन में गया 10 सेकंड में और 50 मीटर वापस आया 30 सेकंड में, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इन दोनों से वो आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, तो खैर हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो स्पीड हमारे पास क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 150 है और टोटल टाइम 40 सेकंड्स है। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो ऑप्शंस को भी मद्देनज़र रख के ना कोशिश किया करो कि जल्दी आंसर की तरफ अप्रोच करो। तो मैं इस डिवीजन को देख के बता सकता हूँ कि ये 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ये मेरा अपना तरीका, आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर लो। तो खैर मैंने इस तरह से किया था। तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। अब ऑप्शंस में 3 से बड़ा और 4 से छोटे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अल्फ़ा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें स्पीड की वैल्यू 3 दी हुई है, जबकि बड़ी होनी चाहिए। और सी भी हमारे पास गलत है कि वो 4 से बड़ी नहीं हो सकती। डेल्टा भी गलत है, पीछे बीटा बच जाती है। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय जल्दी से अपने आंसर को अप्रोच कर लिया। हम उसके अलावा वेरीफाई भी कर सकते हैं। अभी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन हमें अपना हमारा आंसर मिल गया है, लेकिन हम डिस्कशन में इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो खैर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी के लिए हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एक डायरेक्शन में 100 मीटर गया, वापस 50 मीटर आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी आएगी, 50 मीटर। ऐसे ही है, 50 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम हम करेंगे, तो वो हो जाएगा 50/40, और 50/40 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1.25 ही आएगा। तो यहाँ से भी हम बीटा वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि जितनी जल्दी आंसर को अप्रोच कर सकते हो। जब क्वेश्चन पढ़ो फ़ौरन से उसको सॉल्व ना करने लग जाओ, बल्कि ऑप्शंस को भी एक दफ़ा देखो, ताकि आप
टाइमली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको और जल्दी आंसर की तरफ अप्रोच करो, क्योंकि आपके पास तकरीबन ऑन एवरेज 1 मिनट होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। For range to have maximum value, the function sine 2 theta should have a value of. So, अब इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चों ने गलत किया था, और उन्होंने गलत क्या किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जी हमें चाहिए जी मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की, और लोगों ने इसको कहा था कि ये मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे। तो बेसिकली वो ये नहीं कह रहा कि थीटा की क्या वैल्यू होगी, वो कह रहा है कि इस पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो लोगों ने जल्दी से इसको चार्ली मार्क कर लिया, जो कि गलत था। साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। साइन बेसिकली आपके पास इसकी रेंज होती है -1 से लेके 1 के दरमियान दरमियान, या इन दोनों पे उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो खैर मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होगी। तो यहाँ पे इसका बीटा करेक्ट आंसर बनता है। अच्छा, अगर हम 45 डिग्रीज़ पे अगर हम थीटा की 45 वैल्यू लें, तो उस पर भी उस पर ये मैक्सिमम देता है, तो वो भी हम कैलकुलेट भी एक तरह से कर लेते हैं कि अगर हम 45 पुट करें तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 हमें पता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। इफ़ आर इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन इज़। तो वो कह रहा है कि आर जो है वो मैक्सिमम रेंज है, तो उसकी बताओ कि हाइट क्या होगी। हाइट इन टर्म्स ऑफ आर वो पूछ रहा है बेसिकली प्रोजेक्टाइल की। तो हमें पता है कि मैक्सिमम जो है रेंज वो किस एंगल पे होती है, वो होती है 45 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पे। ठीक हो गया। अब हम 45 डिग्री पे हम जो है पहले आर निकालेंगे। आर क्या होता है, अगर हम साइन की वैल्यू 45 पुट करें तो हमारे पास ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है। तो हमारे पास वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 45 पे ही एच भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब एच की वैल्यू क्या, एच का हमें फार्मूला पता है। इसमें हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन 45 1/√2 होता है, और हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 4g हो जाएगा। अब इस टर्म में मैं अगर ये देखूँ ये वाला पोर्शन, तो ये मेरे पास आर है, तो मैं इसको आर से रिप्लेस कर दूंगा, तो एच मेरे पास हो जाएगा r/4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बनता है बीटा। A projectile is thrown at 45 degree. Its range is 90 मीटर. What is its initial velocity? तो अगर आप r का पूरा फार्मूला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, वरना हमने पहले देखा है कि मैक्सिमम r होता है हमारे पास वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी होता है। तो उसमें हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी वी आई की वैल्यू 30। तो यहाँ पे 40 का करेक्ट आंसर है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप आर की जो ये वाली है यहाँ पे आप पुट करोगे 45, तो आपके पास दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज देन। अब वो कहना क्या चाह रहा है इस सारे मामले में। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर तो हमारे पास स्लोप है ये, तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रही। ग्राफ इंक्रीजिंग है, ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन स्लोप जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप है वही यहाँ पे है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही। स्लोप की वैल्यू इंक्रीज़ होने से मुराद है कि अब यहाँ पे है, उसके बाद ऐसे हो, उसके बाद ऐसे हो, ऐसे ऐसे स्लोप इंक्रीज़ करे, जो कि इस केस में नहीं हो रही। तो इसको हम इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ नहीं कह सकते। अब इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ होगा कुछ ऐसा। यहाँ पे स्लोप है इसकी ये, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज़ हुई,
यहाँ पे स्लोप और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो स्लोप ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम स्लोप इंक्रीज़ हो रही है इसका क्या मतलब है? स्लोप हमारे पास क्या होती है वीटी ग्राफ की? स्लोप हमारे पास इस देती है हमें वीटी। तो यानी कि अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर तो स्लोप चेंज ही नहीं हो रही, यानी कि इस केस में अगर हमारे पास डी ग्राफ होता कुछ इस तरह का, तो स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका वीटी फंक्शन, वीटी जो हमारे पास ग्राफ होता वो यूँ स्ट्रेट लाइन होता कि स्लोप की एक ही वैल्यू जा रही है। लेकिन यहाँ पे स्लोप चेंज हो, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो वो यहाँ पे ये बात इस केस की कर रहा है, ना कि इस केस की। वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट स्लोप इंक्रीज, ठीक है, कि स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। अगर वो कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर हम ये वाला केस लेके कह सकते हैं कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इस केस की, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि बीटा इसका करेक्ट आंसर है। A body travels 4 meter due north and then turns east and travel 3 meters. What is the displacement of the body? तो जी हमारे पास सिनेरियो क्या है कि 4 मीटर नॉर्थ में गया और 3 मीटर फिर ईस्ट में टर्न कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो नॉर्थ में यानी कि 4 मीटर नॉर्थ में गया और उसके बाद वो ईस्ट में टर्न कर गया, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल उसका पाथ ये होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट तक वेक्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब ये हम निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पैथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बनता है बीटा। A body of momentum mv collides with a wall elastically, its change in momentum is। तो वो कह रहे जी इलास्टिक कोलाइंस ये आपकी बुक में सारे होंगे, तो खैर चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारे पास? फाइनल मोमेंटम होगा हमारे पास नेगेटिव एम वी, क्योंकि मोमेंटम इलास्टिक कोलाइन है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो वो अगर पॉजिटिव एम वी था तो ये नेगेटिव एम वी हो जाएगा, माइनस एम वी। तो हमारे पास टोटल चेंज आ जाएगा 2 mv। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है चार्ली। बहुत से लोग इसको डेल्टा मार्क करेंगे, लेकिन डेल्टा इसका गलत आंसर है, क्योंकि डेल्टा हमारे पास फाइनल मोमेंटम ना कि चेंज इन मोमेंटम, जो जबकि वो हमसे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मांग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, तो सिंपली फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला है हमारे पास बीटा। The horizontal component of velocity of a projectile moving with initial velocity 250 meter per second at an angle of 60 degree with the x-axis is। यहाँ पे एक टाइपो है, यहाँ पे x-axis आना था। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास vi है, हमने इसका सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? vi cos ऑफ थीटा। तो vi cos ऑफ थीटा हमारे पास जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? cos ऑफ थीटा 1/2 होता है, तो 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। A ball at rest suddenly disintegrates into two particles with equal masses. We start moving. The two particles will। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है जी? दो पार्टिकल्स हैं। अब वो दो पार्टिकल्स इनिशियली जो है उनका मोमेंटम है 0। अब जब वो अलग होके मूव करना शुरू करेंगे तो उनका टोटल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। ऐसे ही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दोनों का मैस इक्वल है, तो दोनों की वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम अल्फ़ा देखें, मूव ऑपोजिट
विद अनइक्वल स्पीड्स नहीं, ये गलत है, मूव ऑपोजिट करेंगे लेकिन इक्वल स्पीड्स के साथ करेंगे या वेलोसिटीज़ के साथ करेंगे। मूव इन एनी डायरेक्शन नहीं, एनी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही मूव करेंगे टू कंजर्व द मास, क्योंकि 2 पार्टिकल्स हैं। अगर 3 होते तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते थे। उसके बाद है मूव इन सेम डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन में भी नहीं मूव करेंगे। मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये पार्ट भी ठीक है, विद इक्वल वेलोसिटी स्पीड्स। तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो स्पीड्स का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो डेल्टा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इफ अ टेनिस बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 15 meter per second collides elastically with a wall, then velocity of tennis ball after the collision will be। तो हमें कह रहा है कि टेनिस बॉल बेसिकली क्लाइड कर रही है वॉल के साथ इलास्टिकली, तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे चार्ली है इसका करेक्ट आंसर है कि उसकी न्यू वेलोसिटी होगी। अगर वो चेंज इन वेलोसिटी की बात करता तो इसका आंसर हमारे पास चेंज इन की टाइम पे, हाँ ठीक है, -15। तो वो हमारे पास अगर चेंज की बात करता तो डेल्टा इसका आंसर हो, लेकिन वो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन, तो चार्ली करेक्ट आंसर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर बिलो, एक्सेलरेशन विल बी। अब उसने हमें dt ग्राफ दिया हुआ है और वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन इस ग्राफ में क्या है। तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रही, तो अगर हम इसका vt फंक्शन बनाए तो vt क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और वेलोसिटी यानी कि चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। A car of 1000 kg moving with velocity 25 meter per second collides straight with a stationary truck of mass 1500 kg and start moving together। अब ये यहाँ पे एक कीवर्ड है कि start moving together, find the velocity of the truck। अब यहाँ पे जो ये कीवर्ड है इसका एक डेडिकेटेड केस है जो कि आपकी बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन आपकी बुक में इनफ डाटा है कि हम इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट मूविंग टुगेदर से मुराद ये है कि आफ्टर द कोलिजन गाड़ी और ट्रक जुड़ के इकट्ठे एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है वही वेलोसिटी ऑफ द कार होगी आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, अब एक और चीज़ अक्सर बच्चे कहते हैं कि एमसीक्यू आउट ऑफ द कोर्स है। मिसाल के तौर पे अगर ये केस जो है एफएससी की बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक में इन डेप्थ डिस्कस या किसी और बोर्ड में इन डेप्थ डिस्कस किया गया होता, तो आप इसको ये नहीं से कह सकते ये आउट ऑफ द कोर्स है, ये फ्रॉम द कोर्स है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से है। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है? ये हमारी कार है 1000 kg जो कि 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, और ये एक स्टेशनरी ट्रक के साथ जाके कोलाइड कर रही है, ठीक है। अब इस पूरे सिनेरियो में हमारे पास जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 है, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा ओवरऑल कोलिजन में। आफ्टर द कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, तो आफ्टर द कोलिजन मैं उस सेम वेलोसिटी को v डबल डैश कह सकता हूँ, और दोनों मैसेज मैं उसको कॉमन लिख सकता हूँ इस तरह से, और दोनों मैसेज को सिंपली आपस में ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा? v2 हमारे पास 0 है, तो वो इस पूरी टर्म को ही 0 कर देगा। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, और हम v डबल डैश जो हमारी वेलोसिटी, कंबाइन वेलोसिटी हम इसको कह सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी इसको सॉल्व करके 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास चार्ली इसका करेक्ट आंसर है, और ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको, आपकी जो बुक में 2 फार्मूला हैं v1 डैश और v2 डैश का, आपके पास 2 फार्मूला है, वो आप इनके पे लगाओगे वो नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में v1 डैश इनके वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे उसने इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दी कि आफ्टर द कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज सेम होंगी, तो इसलिए आप ये वाली इक्वेशंस भी नहीं लगा सकते। फोर्स इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स हम किस लॉ में मेजर करते हैं? फर्स्ट लॉ है वो हमें कहता है कि अ बॉडी स्टेज इन मोशन
जब तक पे उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या अगर वो मोशन में आया तो वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी जब तक पे उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो वहाँ पे मेजरमेंट की तो कोई बात ही नहीं आती। तो फर्स्ट लॉ में भी डिस्कस नहीं करते हम। सेकंड लॉ जो हमारे पास थर्ड लॉ है वो हमारे पास बात करता है एक्शन एंड रिएक्शन की, तो उसमें भी हम मेजरमेंट को डिस्कस नहीं करते, वो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, हाँ उसी में करते हैं जहाँ पे हम एफ इजिकल्स टू एम ए की बात करते हैं। For two colliding balls, which condition should be applicable for one dimensional elastic collision? तो दे शुड बी नॉन रोटेटिंग, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है कि वो नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद दे शुड बी स्मूथ, तो क्या उन्हें स्मूथ होना चाहिए, तो हाँ कि फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो। मैसिव पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही, बॉल्स हैं तो उनका मैस तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे डेल्टा जो है इन दो को करेक्ट कह रहा है, तो डेल्टा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। If the velocity time graph slope is gradually decreasing, then the body is said to be moving with। अब ये MCQ ये गलत था क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। अब मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पास हमारा ग्राफ है, ठीक है, VT ग्राफ है हमारे पास। तो अब इस पे स्लोप डिक्रीजिंग से आगे क्या मुराद है कि स्लोप अगर इस तरह से स्टार्ट हो रही है तो वो उसके बाद इस तरह होगी, उसके बाद यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव जाती जाएगी, फिर ज़ीरो होगी, फिर उसके बाद नेगेटिव की तरफ जाती जाएगी। तो हमारी स्लोप का कुछ इस तरह से जर्नी रहेगी। तो ये वही एक ग्राफ है कि जिसमें स्लोप इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव भी होगी, ज़ीरो भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो खैर इस तरह से हमारी स्लोप ऐसा ऐसा डिक्रीज़ कर रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव जा रही है। तो अगर हम इसी वीटी ग्राफ का अगर हम एटी ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि स्लोप शुरू में इंक्रीज़ कर रही है और फिर उसके बाद ज़ीरो और उसके बाद नेगेटिव हो गई है। तो यानी कि इस पोर्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव थी और इस पोर्शन के लिए स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, बल्कि यहाँ पे जो बॉडी है वो डी एक्सलरेट कर रही है, यानी कि उसकी एक्सलेशन डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए तो डी एक्सलरेशन या डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। A 7 kg bowling ball experience a net force 5 Newton, what will be its acceleration? तो हमारे पास मैस है, हमारे पास फोर्स है, वो हमारे हमसे एक्सलेशन पूछ रहा है। सिंपल सा F टू एम में लगेगा, यहाँ पे रीअरेंज करेंगे एक्सलेशन के लिए तो हमारे पास 7/5 आ जाएगा। अब बजाय इसके कि 7/5 को कैलकुलेट करें, ऑप्शंस को एक दफ़ा नज़र दौड़ा ली, तो हमें पता है कि 7.5 जो है वो लेस देन 1 ही बनता है, ठीक है। तो लेस देन 1 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डेल्टा। तो अल्फ़ा भी करेक्ट, बीटा भी इनकरेक्ट, चार्ली भी इनकरेक्ट, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है डेल्टा। A projectile is launched at 45 degree to the horizontal with an initial kinetic energy of E. Assuming the air resistance to be negligible, what will be its kinetic energy when the projectile reaches its maximum height? तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है जो कि एक इनिशियली वेलोसिटी के साथ 45 डिग्री पे लॉन्च किया गया। ये इसकी ट्रैजेक्टरी होगी और ये इसका एंड पॉइंट होगा। अब जब ये लॉन्च किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे जो कि दोनों इक्वल होंगे और वो होंगे हमारे पास 1/√2 VI, ठीक है। अब जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी सिर्फ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रह जाएगा जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। वो हमारे पास 1/√2 VI वही का वही रहेगा। अब हमें पता है कि कैनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/√2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे हाफ जो थी काइनेटिक एनर्जी वो यहाँ से आ रही थी और हाफ यहाँ से आ रही थी। यहाँ पे उसकी ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही ख़त्म हो गया, तो सिर्फ एक कंपोनेंट बचा, यानी कि उसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास अल्फ़ा। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, तो बेसिकली उनका टारगेट होता है कि उन्होंने मैक्सिमम
रेंज कवर करनी होती है तो मैक्सिमम रेंज एट 45 डिग्रीज होती है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। तो हमें पता है कि 45 पे तो मैक्सिमम आती है, 45 के अलावा जितने भी हम एंगल रखेंगे वो हमेशा इस रेंज के इन बिटवीन ही जाके गिरेगा। और हमेशा हर पॉइंट पे दो एंगल्स के साथ अचीव किया है, एक 45 से ज़्यादा होगा और एक 45 से कम होगा, ठीक है। अब वो दोनों एंगल्स के पेयर क्या होंगे, बेसिकली 45 से जितना कम एंगल पे जाके गिरेगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 5 कम यानी कि 40 पे लॉन्च करें और 50 पे लॉन्च करें तो दोनों की रेंज सेम होगी। ऐसे अगर हम 10 का डिफरेंस रखें, 10 45 से कम और 10 45 से ज़्यादा यानी कि 35 और 55, उस पर भी रेंज सेम होगी, ठीक हो गया। अब इस पे आपने एक चीज़ देखनी है कि हमेशा एक एंगल 45 से कम और एक 45 से ज़्यादा होगा। तो हम सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो अल्फ़ा है उसमें दोनों ही 45 से कम है, तो ये दो पेयर तो हो नहीं सकते। इसी तरह ही जो डेल्टा है वो दोनों 45 से ज़्यादा है तो वो भी नहीं हो सकता। चार्ली में अलबत्ता एक 45 से कम और एक 45 से ज़्यादा है, तो उसको भी देख लेते हैं। 20 में अगर हम 25 ऐड करें तो 45 बनता है, और 80 से हमें माइनस करने पड़ेंगे 35, तो ये दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है, तो ये भी एंगल नहीं हो सकता। बीटा में अगर हम देखें तो 2 ऐड करो तो 45 बनता है और 2 माइनस करो तो 45 बनता है, तो यहाँ पे बीटा करेक्ट आंसर है। अब बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट 24 टू पॉइंट Q57, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वुड बी। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक लंबा एक छोटा। पहले हम लंबा तरीका देखते हैं। तो हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, तो हमने ये वेक्टर निकालना है। अब इस वेक्टर को निकालने के लिए हमें P और Q का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो P का पोजीशन वेक्टर बनता है ये और Q के पोजीशन वेक्टर बनता है ये। अब हम अगर इनको वेक्टर वाइज देखें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ये ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल है इस रिजल्टेंट वेक्टर के, ठीक है। अब हमें ये दोनों, हमें क्या चाहिए, पी क्यू वेक्टर चाहिए, तो हम ओ पी को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास पी क्यू वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी के। और इसी तरह हमें ओ पी का वेक्टर फॉर्म पता होनी चाहिए कि ओ पी की यानी कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो होगा 3i 4j, यानी कि 3i और 4j। और इस तरह हमें ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, तो वो होगा हमारे पास 5i प्लस 7j, ठीक हो गया। इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके हमने इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लिया। अब सिंपली इनकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी के, तो ये हमने वैल्यूज़ प्लग इन की और हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा 2i 3j, ठीक हो गया। ये तो था लंबा तरीका। अब छोटा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। छोटा तरीका ये है कि हम सिंपली वेक्टर जो होता है वो हेड माइनस टेल होता है, ठीक है। हेड की हेड माइनस टेल होता है, तो हेड पे हमें हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, हेड पॉइंट क्या है वो, और उसमें से माइनस कर देंगे हम टेल पॉइंट। तो हेड पॉइंट हमारे पास क्यू था, टेल पॉइंट पी है, तो उनको माइनस करेंगे तब भी हमारे पास डेल्टा आंसर आ जाएगा। तो ये था छोटा तरीका इसको सॉल्व करने का। द रिलेशनशिप डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। तो डेल एक्स बाय डेल टी यानी कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम हमारे पास होता है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ पे डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। अगर तो टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होता तो हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। A body covers displacement of 50 meter in 2 seconds, the next 50 meter in 1 second. The magnitude of its average velocity will be। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 डिवाइड बाय टोटल टाइम 3 सेकंड्स, तो 33 हमारे पास आंसर आ जाएगा जो क्या है चार्ली।
If del t made smaller and smaller till it reaches 0, then the value of del v divided by del t gives. तो हमें वो कह रहा है कि del t अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो del t जब अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास बन जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चार्ली करेक्ट आंसर है यहाँ पे। The magnitude of acceleration produced in an object is inversely proportional to if force is constant। तो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ की होगी? मैस के। तो बीटा करेक्ट है यहाँ पे। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, तो ये डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत फार्मूलाज हैं। एफ इक्वल्स टू एम में होता है। द क्लेन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर इज कॉल्ड। काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं हो रही तो वो कौन सा क्लेन होगा? तो अगर तो इलास्टिक होगा तो कंजर्व होगी, अगर तो इन इलास्टिक है तो कंजर्व नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर बनता है इसका बीटा। When two bodies of equal masses collide with one another, then, तो जी दो मैसेज हैं जिनकी वेलोसिटी मैसेज सेम है, तो वो जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? दे विल मूव विद सेम वेलोसिटीज, यानी कि दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ आफ्टर इक्वेशन मूव करने लगेंगे? नहीं, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। A car runs at constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds to on each lap. What is the average speed and average velocity on each complete lap? हमसे दो चीज़ें मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जी एवरेज स्पीड बताओ और एक एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होते हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी तो हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। अब ये जैसे ही हमने देखा तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी ज़ीरो किस किस में दी हुई है। अल्फ़ा में वेलोसिटी ज़ीरो नहीं दी हुई तो अल्फ़ा भी इनकरेक्ट होगा। डेल्टा में भी ज़ीरो नहीं दी तो डेल्टा भी इनकरेक्ट हो जाए। पीछे बीटा और चार्ली रह गए। अब उनमें से एक में स्पीड कुछ ना कुछ होगी। स्पीड क्या ज़ीरो होगी? नहीं, स्पीड कुछ ना कुछ होगी उसकी एवरेज स्पीड। तो बीटा में स्पीड भी ज़ीरो है तो बीटा भी इनकरेक्ट, पीछे रह गया चार्ली, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर बनता है। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। द एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इज़, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि 180 डिग्री का दोनों में एंगल होता है, और रेडियंस में इसको कहते हैं हम पाई रेडियन। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। अ पर्सन सिटिंग in an open car moving at constant velocity throws a ball vertically up into the air. The ball falls। तो कह रहा है जी कि सीधी उसने कोई बॉल फेंकी है, गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो वो वापस गेंद कहाँ पे आके गिरेगी? आउटसाइड ऑफ द कार गिरेगी? नहीं। इन दी कार अहेड ऑफ द पर्सन गिरेगी? नहीं। इन दी कार ऑन द साइड ऑफ, यानी कि उसके दाएं बाएं गिरेगी? तो नहीं। एग्जैक्टली इन दी हैंड ऑफ, तो हाँ इसका करेक्ट आंसर बनता है डेल्टा। अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पे हो जाता कांस्टेंट वेलोसिटी के बजाय हम कर देते नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, तो स्नैरियो क्या होता? टाइम लो और सोचो क्या होना था। अगर तो डी एक्सेलरेट कर रहा था तो जो ऑब्जेक्ट उसने फेंका है वो गाड़ी से आगे गिरता, और अगर तो वो एक्सलेट पॉजिटिवली एक्सलेट कर रहा था तो वो उसके पीछे गिरता। फोर्स ऑफ 100 dynes acts on a mass of 5 gram for 10 सेकेंड, द वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इज। तो खैर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 100 डाइन्स होते क्या हैं? बेसिकली 1,00,000 डाइन हो तो हमारे पास बनता है 1 न्यूटन। ठीक हो गया। और ये बेसिकली उसने यूनिट चेंज किया तो बस यूनिट्स की कन्वर्जन करनी है हमने, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक्सलेशन पता होनी चाहिए, तो एक्सलेशन हम निकालेंगे F/m। तो F हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -5, और मैथ हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -2। हमारे पास एक्सलेशन आ गई। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी, सिंपली टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सलेशन को तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दी हुई है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 200 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। इन डबलिंग द मास एंड एक्सलेशन ऑफ द मास, यानी कि एक्सलेशन और मास दोनों को हमने डबल कर दिया, तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब दोनों चीज़ें डबल होगी तो जो फोर्स है वो हमारे पास 4 गुना बढ़ जाएगी, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। A vehicle of 100 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. To stop it in 1/10 of a second, the required force in the opposite direction is. तो 100 kg में ऐसा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करी और हमने इसको रोकना है 1/10 ऑफ अ सेकेंड में, फोर्स कितनी लगेगी? तो फोर्स के लिए हमें सबसे पहले तो एक्सलेरेशन डी एक्सलरेशन निकालनी पड़ेगी, कितना डी एक्सलरेट कर रही है। तो एक्सलेरेशन इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हमारे पास इनिशियल फाइनल भी है और इनिशियल भी है, फाइनल 0 इनिशियल 5 डिवाइड बाय 1/10 ऑफ अ सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम सिंपली मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 5000 न्यूटन। नेगेटिव है, उसने पहले ही ऑपोजिट डायरेक्शन कह दिया है, तो इसलिए हम नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनता है अल्फा। व्हेन वी जंप आउट ऑफ अ बोट स्टैंडिंग इन वाटर इट मूव्स, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हम एक पहले ऑब्जेक्ट जो उस बोर्ड के साथ जुड़े थे, अब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं मैस को कंजर्व करने, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट करती हैं किस चीज़ पे? फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है ग्राउंड पे खड़ा है, सिंपल सिर्फ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपना वेट लगा रहा है डाउनवर्ड्स। अब जो इसका रिएक्शन होगा वो क्या होगा? वो एक नॉर्मल फोर्स होगी जो कि ऑपोजिट टू द वेट होगी और वो ग्राउंड लगाएगा। यानी कि एक्शन और रिएक्शन क्या सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं? नहीं, हम वेट लगा रहे हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड वेट नॉर्मल फोर्स लगा रहा है हम पे, तो टू बॉडीज इन्वॉल्व हैं, तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। If a force of 250 Newton act on a body, the momentum acquired is 1 to 5 kg meter per second. What is the time period for which force act on the body? तो जी उसने हमें फोर्स बताई है, उसने हमें मोमेंटम एक्वायर्ड यानी कि चेंज इन मोमेंटम बताया, ठीक है, और वो कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो हमें पता है कि फोर्स इनटू टाइम हमारे पास क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम भी, हमने टाइम निकालना है, तो रीअरेंज कर लेंगे टाइम के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.5 सेकेंड। अल्फा करेक्ट आंसर है इसका। द एक्स टी ग्राफ शोज इन द फिगर रिप्रेजेंट, तो उसने हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वो कह रहा है कि ये क्या है बताओ। तो अगर तो हम इस एक्स टी ग्राफ से अगर हम वी टी ग्राफ बनाएं, हमें स्लोप पता है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट स्लोप है, उसके बाद स्लोप 0 हो गई है, तो अगर हम इसका वी टी ग्राफ देखें तो वी टी ग्राफ इसका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, उसके बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बॉडी मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू वी टी अप टू टी आई एंड देन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऐसा कि सिनेरियो है कि यहाँ तक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, नहीं यहाँ तक तो एक्सेलरेशन ही 0 थी। अगर हम वी टी ग्राफ में देखें तो यहाँ पे वी टी ग्राफ की स्लोप 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो अल्फ़ा इनकरेक्ट हो गया। अगर हम बीटा को देखें, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी आई एंड देन स्टॉप, तो क्या सही हुआ है? हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करिए अप टू टी आई और उसके बाद अचानक से वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि बॉडी रुक जाती है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। When force of 1 Newton is applied on a mass of 100 gram, then the acceleration would be, हमें फोर्स पता है, मैस पता है, एक्सलेशन निकालनी है, सिंपली एफ
फिजिकल्स टू एम ए वाली इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे याद रखो वो कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर हम अल्फ़ा को देखें तो अल्फ़ा में हमें कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। अगर हम बीटा देखें, बीटा में वो कह रहा है कि शुरू में वो मूव ही नहीं किया, उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने मूव किया और उसके बाद वो लीनियरली मूव कर रहा है, तो इसमें भी हमें कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। अगर हम चार्ली देखें, वो चार्ली कह रहा है कि शुरू से ही उसने एक डिस्टेंस मूव किया हुआ था, उसके बाद वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया, तो इसमें भी हमें कोई मसला नहीं नज़र आ रहा। लेकिन डेल्टा में वो कह रहा है कि उसका डिस्टेंस कम हो रहा है। तो क्या डिस्टेंस कम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? नहीं। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा इंक्रीज़ ही होगा, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा। तो डेल्टा यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो डेल्टा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस सिनेरियो में। An object describe its motion as 20 meter per second in 4 seconds, 35 meter per second in 7 seconds and 55 meter per second in 11 seconds. Then velocity is said to be। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी क्या है, हमें ये सिनेरियो देखे हमें क्या नज़र आ रहा है। एक तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, हाँ है। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, एमसीक्यू उस प्रोग्राम में कभी भी वो आपको ये नहीं कहे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ही आस्क यू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो एक एमसीक्यू के ऑप्शन में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, आपने उनमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना। तो इसका तरीका ये होता है कि आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढने के साथ साथ ये चीज़ भी वेरीफाई करो कि बाकी इनकरेक्ट भी हैं या नहीं। तो हमें अल्फ़ा तो करेक्ट मिल गया, लेकिन बाकियों को वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो इनकरेक्ट है इंस्टेंटेनियस नहीं, उसके इंस्टेंटेनियस भी हमने वेरीफाई करने का यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं। यूनिफॉर्म से मुराद कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है या नहीं, या कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो नहीं है, नहीं वो ऑप्शंस में है। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम वी टी को प्लॉट करें तो टाइम इंटरवल्स फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें लेट्स से 2-2 सेकंड्स के, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे हम इंटरवल्स ले लें 10-10 सेकंड के, 10, 20, 30, 40 और ये 50 और 55 यहाँ पे करके आएगा। तो 4 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। तो 4 और 20 यहाँ पे बनता है। अब इसी तरह ही वो कह रहा है कि 7 सेकंड्स पे 35 मीटर पर सेकंड होगी, तो 7 बनता है 6, यहाँ पे मिड में बनेगा। और मिड में कितनी वेलोसिटी है उसकी 35, यानी कि ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें अगर हम, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड पॉइंट उसने हमें दिया है जी 11 सेकंड पे 55। तो 11 कौन सा बनता है 8, 10, 11 ये बनता है और 55 ये बनता है। तो ये पॉइंट अगर आप देखो इन तीनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊं तो ये लीनियरली नहीं बढ़ रहे, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इसका करेक्ट आंसर बनता है डेल्टा, सॉरी चार्ली।